जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था, लू फेंग ड्रीम वर्ल्ड के अंदर एक डीप स्लीप के अंदर चला जाता है। कुछ टाइम के बाद उसे होश आ जाता है एंड वापस से सारी की सारी चीजें पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। तभी जब लू फेंग अपना कल्टीवेशन कर रहा था तो अचानक से उसे रिकॉग्निशन पवेलियन से एक मैसेज आता है कि उसे दोबारा से एक मिशन के लिए बुलाया जा रहा था। हमें बताया जाता है कि जो रिकॉग्निशन पवेलियन है उसके अंदर जो सबसे ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेंट्स है वो एम्परर गुजू, गॉड किंग वुजेन, लूटियान एंड लू फेंग ही थे। लूटियान थी, उसके पास भी बस अपनी एक ही रियल बॉडी थी क्योंकि बहुत ज्यादा कमजोर थी पूरी की पूरी रिकॉग्निशन पवेलियन के अंदर। तो वो बहुत ज्यादा भी मिशंस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती थी, ज्यादातर ये तीनों ही रहते थे। पिछले कुछ टाइम के अंदर जो लू फैंग होता है उसने काफी सारे मिशंस किए होते हैं। बीच में उसे गॉड किंग टियांडू के साथ भी मिशन करने का मौका मिलता है। वही एक बार लॉर्ड ऑफ ग्रेट फ्रीडम भी उसके साथ आया था एंड इवन लॉर्ड ऑफ ब्लैक फायर, ये लोग भी कभी कभी आ जाया करते थे मिशन के लिए। लेकिन रही बात क्वीन ऑफ विंड एंड गॉड किंग ऑफ अर्थ की, डेफिनेटली ये दोनों के दोनों मोस्ट पावरफुल पर्सन है पूरे के पूरे रिकॉग्निशन पवेलियन के अंदर। क्वीन ऑफ विंड तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगी, ये वही है जिसने लू फैंग को इन्वाइट किया था। और अर्थ गॉड किंग के बारे में ऑलरेडी मैं पहले भी काफी बार बता चुका हूँ। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे लू फैंग की काफी ज्यादा अच्छी खासी पहचान होती जा रही थी रिकॉग्निशन पवेलियन के अंदर। वही सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को हुआंग सिटी देखने के लिए मिलता है, हेडक्वार्टर ऑफ डाओ सेक्ट। हमें एक डिसाइपल देखने के लिए मिलता है जिसने ब्लू कलर के रॉब्स पहन के रखे थे। उसे देख के बाकी के जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सारे के सारे एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं एंड सब लोग उसका नाम चिल्लाने लग जाते हैं, जिन यू करके। एंड हमें पता चलता है कि लू फैंग ने एक नया डिसाइपल रिक्रूट कर लिया है जिसका नाम जिन यू है। ये लू फैंग का डायरेक्ट डिसाइपल है जो कि उसने डाओ सेक्ट के लिए रिक्रूट किया था। ये आप लोगों को पता होगा कि लू फैंग ने बस एक ही पोजीशन रखी थी अपने डायरेक्ट डिसाइपल के लिए एंड वो जो डायरेक्ट डिसाइपल था वो जिन यू बना था। डेफिनेटली इसे लू फैंग का डिसाइपल बनने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी थी, यानी लाखों कॉम्पिटिटर्स के साथ कम्पीट करने के बाद वो लू फैंग का डिसाइपल बना है। इसका मतलब इसका जो पोटेंशियल है मोयू किंगयांग से काफी ज्यादा है, टैलेंट वाइज भी ये मोयू किंगयांग से काफी ज्यादा आगे है। जिन यू सबसे पहले जाके मोरूशा को ग्रीट करता है एंड मोरूशा का नाम आप लोगों को याद होगा, उसको लूसा नाम दिया था लू फैंग ने। एल्डर लूसा एंड एल्डर युआन दोनों के दोनों पूरे के पूरे डाओ सेक्ट को मैनेज करते थे। भले ही लू फैंग पूरे के पूरे डाओ सेक्ट का लीडर हो, जो मोरूशा होता है वो जिन्यू को देख के वो थोड़ा सा खुश भी था एंड थोड़ा सा नाराज भी। वो खुश इसलिए था क्योंकि जो जिन्यू है उसका पोटेंशियल सही में एक अलग लेवल के ऊपर है एंड वो सही में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। डाओ सेक्ट जॉन किए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, ये काफी ज्यादा टाइम से सक्लूजन के अंदर था। अभी सक्लूजन के बाहर आया तो ये वापस से सक्लूजन के अंदर जाने की बात कर रहा था, चौज रिलम के अंदर ब्रेक थ्रू करने के लिए। जो मोरूशा होता है वो स्माइल करता है एंड कहता है तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो एंड जितना डीप लेवल का तुम्हारा एक्युमुलेशन है उसके हिसाब से तुम जल्दी अपना ब्रेक थ्रू कर लोगे। जब तुम अपना ब्रेक थ्रू करोगे तो तुम पूरे के पूरे डाओ सेक्ट के फर्स्ट डिसाइपल बनोगे जिसने चौज रिलम के अंदर अपना ब्रेक थ्रू किया हो। चीज सुन के जिन्यू काफी तो खुश हो जाता है, जिसके बाद वो लोसा को ग्रीट करता है एंड फिर यहाँ से चला जाता है। वही जो मोरूशा होता है वो बस जिन्यू को जाते हुए देखता रहता है, वो मन ही मन कहता है क्विंगयांग एंड इसके अंदर सही में बहुत बड़ा गैप है। एंड इस वक्त मोरूशा को क्विंगयांग के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा होता है एंड साथ ही साथ थोड़ी सी दया भी आ रही होती है क्योंकि क्विंगयांग के बीच में एंड जिन्यू के बीच में कोई भी कंपैरिजन था ही नहीं। क्विंगयांग का जो टैलेंट था वो काफी ज्यादा बिलो ग्रेड था, उसको जस्ट लू फैंग ने अपना डिसाइपल बनाया था क्योंकि उसके बाप के साथ लू फैंग के काफी अच्छे खासे संबंध थे। क्विंगयांग काफी ज्यादा हम्बल था। लेकिन वही दूसरी तरफ जो जिन्यू है लू फैंग का डिसाइपल बना है उसके खुद के दम के ऊपर, उसके अपने पोटेंशियल के ऊपर। क्विंगयांग ब्लड लाइन को कॉम्प्रिहेंड करता है, वही दूसरी तरफ जिन्यू अभी भी लॉ पाथ के ऊपर चल रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हो जिन्यू कितना ही ज्यादा टैलेंटेड है। ये ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर ब्लड लाइन के ऊपर से अपना ब्रेक थ्रू गॉड किंग के अंदर करना फिर भी आसान है, लॉ पाथ के ऊपर चल के अपना ब्रेक थ्रू करना ये बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है। तरीके से आप इसे लू फैंग का एक छोटा वर्जन समझ सकते हो। लेकिन कुछ भी हो, मोरूशा को इस वक्त काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, क्विंगयांग के लिए काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा था। क्विंगयांग लू फैंग का फर्स्ट डिसाइपल था, मोरूशा काफी ज्यादा लंबे टाइम से क्विंगयांग को ट्रेन कर रहा था एंड कहीं ना कहीं मोरूशा की काफी ज्यादा फीलिंग जुड़ चुकी थी क्विंगयांग के साथ एंड वो क्विंगयांग को पीछे छूटता हुआ नहीं देखना चाहता था क्योंकि जब जिन्यू क्विंगयांग को आगे सरपास कर देगा उसके बाद क्विंगयांग फर्स्ट डिसाइपल होने के बाद भी अपना वो ऑरा खो देगा पूरे के पूरे सेक्ट के अंदर। बट इस चीज के अंदर मोरूशा कुछ भी नहीं कर सकता था। आखिर जो मोरूशा था वो जिन्यू की भी काफी ज्यादा इज्जत करता था और जो जिन्यू है वो काफी ज्यादा गरीब ट्राइब से था, काफी ज्यादा वीक ट्राइब से बिलोंग करता था एंड उसने इन्फिनाइट डिवाइन बॉडी को कल्टीवेट किया एट द एंड उसने लॉ रूट को चूज किया। उसकी जो एक्युमुलेशन है वो काफी ज्यादा एक्सट्रीमली प्रोफाउंड है, इवन काफी सारे चौज लेवल के मूव्स भी पता है। इवन टॉट वो चौज लेवल के ऊपर अपना ब्रेक थ्रू भी नहीं किया, चाहे मोरूशा किसी भी एंगल से क्यों ना सोच ले। क्विंगयांग एंड इसके बीच में बहुत बड़ा गैप था। इस वक्त मोरूशा को अपने ऊपर भी थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था कि मोरूशा क्विंगयांग को अच्छे से कल्टीवेट नहीं कर पाया, उसे कुछ भी नहीं सिखा पाया। जो मोरूशा था वो खुद में ही कल्टीवेशन के अंदर काफी ज्यादा बेकार था। मोरूशा ने कभी भी अपना खुद का कल्टीवेशन नहीं किया था तो वो अपने डिसाइपल को क्या ही सिखाएगा। बट एट द एंड अभी इस मैटर के अंदर तो वो कुछ नहीं कर सकता था। तो उसके दिमाग में एक चीज आती है कि अगर मोरूशा खुद अगर फ्यूचर के अंदर पावरफुल बनता है, वो अगर अल्टीमेट रिलम के अंदर अपना ब्रेक थ्रू करता है, क्योंकि जो क्विंगयांग है वो लूसा का भी डिसाइपल है यानी कि मोरूशा का भी डिसाइपल है, तो इस तरीके से अगर
जिनियो अगर क्विंगयांग को सरपास कर भी देगा, अभी क्विंगयांग फ्यूचर के अंदर काफी ज्यादा अच्छे खासे लेवल के ऊपर रहेगा, क्योंकि उसके जो सेकंड टीचर है यानी कि मोरुशा, वो भी गॉड किंग लेवल के अल्टीमेट रिलम के ऊपर होंगे। क्योंकि मोरुशा क्विंगयांग को कभी भी नीचे जाते हुए नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो फाइनली अपने आप को कल्टीवेट करने के बारे में सोचता है, बट उसने अपने आप को कभी भी कल्टीवेट नहीं किया था। एंड वो जानता था कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो अपने आप को कल्टीवेट नहीं कर सकता। कल्टीवेशन से ज्यादा अच्छा तो वो सोते सोते बड़ा हो जाता है। इसलिए सबसे पहले उसके दिमाग में एक ही चीज आती है, वो है उसके मास्टर। वो दुम दबा के लू फैंग के पास भागते हुए जाता है कि इस वक्त हुआंग सिटी के सिटी लॉर्ड मेंशन के अंदर था। लू फैंग जैसे ही मोरुशा को देखता है तो उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखता है एंड कहता है, मोरुशा तुम इतनी ज्यादा जल्दी में, क्या कोई गड़बड़ हुई है डाओ सेक के अंदर? मोरुशा स्माइल करते हुए कहता है, नहीं मास्टर, के लिए जो जिन्यू है वो अभी अभी अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आया था एंड उसने मुझे कहा कि वो सक्लूजन के अंदर जाना चाहता है, अपना ब्रेक थ्रू करना चाहता है चौधरीलम के अंदर। लू फैंग स्माइल करता है एंड कहता है, उस बंदे में डेफिनेटली काफी ज्यादा पोटेंशियल है गॉड किंग लेवल के ऊपर जाने का। रही बात चौधरीलम के ऊपर जाने की, तो वो तो उसके लिए काफी ज्यादा मतलब बाय हाथ का खेल है लगभग। इवन पूरे के पूरे डाओ सेक के इंटरनल कंपटीशन के अंदर नो मैटर कौन कितना ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो, बट लू फैंग का बस एक ही रजिस्टर डायरेक्ट डिसाइबल था जिनियो को लू फैंग ने अपना पर्सनल डिसाइबल बनाया था। लू फैंग ने इस बंदे को अपना पर्सनल डिसाइबल इसलिए भी बनाया था क्योंकि ये जो बंदा था ये काफी ज्यादा हम्बल फैमिली से बिलोंग करता था। साथ ही साथ इसके पास इन्फिनाइट डिवाइन बॉडी थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्प्रहेंशन था, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग माइंड एंड विल पावर थी। मिला के लू फैंग उसे अपने खुद का एक छोटा वर्जन समझता था। भले ही इसका भी कंपैरिजन लू फैंग के साथ नहीं किया जा सकता, लेकिन स्टिल लू फैंग का एक छोटे से छोटा पैकेट आप समझ सकते हो कि ये भले लू फैंग जितना पावरफुल भी हो जाएगा, यानी कि इवन गॉड किंग लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू भी कर लेगा, उसके बाद भी डिवाइन बॉडी एंड स्पिरिचुअल विल के मामले में वो कभी भी लू फैंग को टक्कर नहीं दे सकता। वही जो मोरुशा होता है वो लू फैंग की तरफ देखते हुए कहता है, मास्टर ये बच्चा अपना ब्रेक थ्रू करने वाला है, लेकिन पता नहीं मैं अपना ब्रेक थ्रू कब करूंगा। डाओ सेक को स्टेबलाइज हुए ऑलरेडी 200 सालों से ज्यादा का टाइम बीत चुका है। इन 200 ईयर्स के अंदर मेरा जो कल्टीवेशन है, मेरा जो प्रोग्रेस है वो काफी तक कम है। लू फैंग समझ चुका था कि मोरुशा यहाँ पे क्यों आया है। वो मोरुशा से कहता है, अगर तुम हेवन एंड अर्थ की पावर को इतना तो धीरे धीरे ऑब्जर्व करोगे तो डेफिनेटली तुम्हें सेकंड लेवल के ऊपर पहुंचने के लिए काफी ज्यादा लंबा टाइम लग जाएगा। रही बात अल्टीमेट स्टेट तक पहुंचने की, उसके बारे में तो अभी सोच भी नहीं सकते। लू फैंग मोरुशा की तरफ देखता है, स्माइल करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें रिसोर्सेज की जरूरत है, बट तुम्हें इतना ज्यादा इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए। मोरुशा स्माइल करते हुए कहता है, मास्टर मैं बहुत ज्यादा जल्दी में नहीं हूँ, बट मैं भी अपने मास्टर की मदद करना चाहता हूँ। मैं अपनी मास्टर की मदद तभी कर सकता हूँ जब मैं स्ट्रॉन्ग बनूं। लू फैंग मोरुशा से कहता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम्हारे लिए, जल्दी फ्यूचर के अंदर मैं एक गुड न्यूज लाने वाला हूँ। जैसे ही मोरुशा ये चीज सुनता है वो समझ जाता है एंड उसकी आंखों के अंदर एक अलग ही चमक देखने के लिए मिल सकती थी। लू फैंग से कहता है, मास्टर आप क्या कहना चाहते हो? लू फैंग कहता है, जो तुम गैस कर रहे हो। इसके बाद वो मोरुशा को कहता है कि अभी तुम जा सकते हो एंड अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं अपने प्रैक्टिस के ऊपर भी थोड़े बहुत एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे। मोरुशा हाँ के अंदर मुंडी हिला देता है एंड फिर यहाँ से चला जाता है। लेकिन जाते जाते मोरुशा बस यही सोच रहा था, प्रैक्टिस करने से ज्यादा आसान उसके लिए सोना है। वो सोते सोते जितने स्पीड से अपना कल्टीवेशन कर सकता है उतना शायद से वो प्रैक्टिस करके भी ना कर पाए। उसने पहले भी प्रैक्टिस करने की कोशिश की थी, बट वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था उन सारे लॉज एंड उन सारी चीजों के अंदर। आफ्टर ऑल जो मोरुशा है वो एक गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है, डाओ ऑफ डिस्ट्रक्शन का सीजन शिफ्ट होता है एंड हम लोगों को लू फैंग देखने के लिए मिलता है, जो कि कहता है, यानी मुझे 24 फॉर्म्स ऑफ क्रिएचर कब मिलेगा। मैंने उसके कॉप्स यानी कि डेड बॉडीज के लिए फिर ज्यादा मशक्कत कर ली, बट फिर भी मुझे नहीं मिला। अभी लू फैंग थक चुका था और उसके पास एक उम्मीद थी, जो था ब्रदर ह्यू हुआ। जब लास्ट टाइम जो लू फैंग था, जब वो मास्टर डीचू से मिला था, उसके बाद वो जानता था कि मास्टर डीचू के लिए भी 24 फॉर्म्स ऑफ लाइफ वाले क्रिएचर को ढूंढना इतना था आसान नहीं होगा, इसलिए वो इस मैटर को थोड़ा सा आगे ढकेलता है। लेकिन वो जानता था कि पूरे के पूरे यांग एशियन कंट्री के अंदर जितने भी हुनियान ब्लड लाइन के क्रीचर्स है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा वीक है। अगर उसे उससे ज्यादा पावरफुल हुनियान ब्लड लाइन के क्रीचर्स चाहिए, उन्हें काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली गार्ड किया गया है, तो वो मिलना और ज्यादा मुश्किल है। इन सब चीजों के अंदर उसके जो मास्टर डीचू है वो भी कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर थंडर एशियन किंगडम की बात की जाए तो वहाँ पे थोड़ा सा सीन अलग है। अभी सडनली जो लू फैंग होता है उसे एक मैसेज रिसीव होता है, जो कि ब्लैक फायर डीमन लॉर्ड का था। जो लॉर्ड ऑफ ब्लैक फायर था ये रिकॉग्निशन पवेलियन से था। ये काफी सारे लार्ज नंबर के अंदर गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स को इकट्ठा कर रहा था, जिनकी एशियन किंगडम ऑफ थंडर के साथ थोड़ी बहुत दुश्मनी हुआ कि वो एक पावरफुल फोर्स फॉर्म कर सके। इवन उसने बदर रिवर ऑफ लाइफ को भी लगभग अपने तमोचे के अंदर ले लिया था, एक तरीके से अपनी टीम के अंदर मिला लिया था कि वो एशियन थंडर किंगडम के साथ फाइट कर सके। देखा जाए तो ये जो ब्लैक फायर गेट है, ब्लैक फायर लॉर्ड चलाता है, इसकी ये फोर्स इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं अगर मदर रिवर ऑफ लाइफ के सामने कंपेयर की जाए। बट अगर डिफिकल्टी की बात की जाए, डेफिनेटली इस बंदे के पास जो फोर्स है या फिर इस बंदे से भी निपटना इतना ज्यादा आसान नहीं है। एंड इवन ये बंदा वक्त पड़ने पे अपना एक सीक्रेट कार्ड भी रिवील कर सकता है, जो कि अर्थ गॉड किंग है। अर्थ गॉड किंग को आप जानती हो वो कितनी ज्यादा पावरफुल है पूरे के पूरे रिकॉग्निशन पवेलियन के अंदर, पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर, भले ही बस गॉड किंग लेवल के सेकंड लेवल के ऊपर है।
बट उसके बाद भी वो इतना पावरफुल है कि इवन वो कुछ अल्टीमेट लेवल ऑफ गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स की भी फाइट कर सकते हैं। लू फेंग एक इल्यूजनरी वर्ल्ड के अंदर ब्लैक फायर डीमन लॉर्ड से मिलता है। ब्लैक फायर डीमन लॉर्ड ये दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम था, इसके फेस के ऊपर भी कुछ सीक्रेट फायर पैटर्न्स बने हुए थे एंड इसकी दुश्मनी थी एशियन थंडर किंगडम से। ये जो बंदा है ये भी पहले एशियन किंगडम ऑफ थंडर से बिलोंग करता था, ये वहाँ का एक गेस्ट ऑफिशियल था एंड आप मानोगे नहीं ये सेकंड नंबर के ऊपर था पूरी की पूरी एशियन थंडर किंगडम के अंदर एंड ये भी एम्परर लेवल के ऊपर जाना चाहता था एंड एम्परर एंड मोनार्क बनना चाहता था। क्योंकि ये बस एक गेस्ट ऑफिशियल था तो डेफिनेटली इसके साथ थोड़े बहुत अन्याय हुए हैं। इवन टॉटी से उतने रिसोर्सेज भी नहीं मिलते थे जितने बाकी लोगों को मिला करते थे, ये थंडर एशियन किंगडम के साथ बदला लेना चाहता है। इवन थंडर एशियन किंगडम ने भी इसके नाम के ऊपर काफी सारी बाउंड्रीज लगा के रखी है, यानी कि उन्होंने ही पहले इस बंदे के साथ गद्दारी की थी। क्योंकि आपको पता है कि थंडर एशियन किंगडम किसी भी आउटसाइडर को ज्यादा पावरफुल बनते हुए नहीं देख सकता। इवन अगर उन्हें लू फेंग की पावर्स के बारे में पता चला, भले वो एशियन किंगडम ऑफ यांग फेंग से ही है, उसके बाद भी वो लू फेंग को मारने का प्लान बना सकते हैं। वही लू फेंग ने 24 फेजेस बायोलॉजिकल मटेरियल के लिए इस बंदे से भी बात की थी। इसी बंदे ने हाउ यू नाम का वो जो बंदा था जिसका मैंने नाम लिया था उससे बात की थी। लू फेंग इस वक्त काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ब्लैक फायर डीमन लॉर्ड ने ऑलरेडी मटेरियल्स अरेंज कर लिया है। आई एम सॉरी गाइस, इसी बंदे का नाम एक्चुअली में ब्रदर ही हाउ है। लू फेंग ब्रदर ही हाउ से कहता है आपने मुझे इस तरीके से बुलाया, क्या आप के पास कोई अच्छी न्यूज है? ये बंदा हंसते हुए कहता है जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अगर एशियन थंडर नेशन की बात आ जाए मैं पूरे के पूरे ओरिजिन किंगडम के अंदर सेकंड नंबर के ऊपर आता हूँ, जिसको सबसे ज्यादा नॉलेज है इस जगह का, जो इस जगह से सबसे ज्यादा रूबरू है। लेकिन फिर ब्लैक फायर डीमन लॉर्ड हंसते हुए कहता है आई एम श्योर कोई भी अपने आप को फर्स्ट नहीं बोल सकता, यांग फे एशियन कंट्री के अंदर कोई भी बाहर का बंदा फर्स्ट नहीं बन सकता। इसकी काफी अच्छी जान पहचान थी क्योंकि थंडर एशियन किंगडम के अंदर तो उसके कुछ क्लोज फ्रेंड से कॉन्टेक्ट करने के बाद फाइनली वो बायोलॉजिकल मटेरियल मिल चुके थे जो कि लू फेंग को जरूरत थी। हंसते हुए कहता है आपका काम हो चुका है, मेरे पास एक हुनियान ब्लड लाइन का क्रीचर है जो कि 2/4 फॉर्म है, इसका तुम्हें बस 1/10 हिस्सा चाहिए था एंड उसकी कीमत शायद से लगभग कुछ 300 मिलियन मेरिट पॉइंट्स के आसपास होगी। ये जो प्राइस है ये तुम्हारे रेंज के अंदर है। ये चीज सुनते ही जो लू फेंग होता है वो काफी तक खुश हो जाता है एंड वो तुरंत ही हाउ को थैंक्स कहता है। या हंसते हुए कहता है ये मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल तो था। इवन टॉट जो लू फेंग था उसने भी काफी ज्यादा कोशिश की थी इस डेड बॉडी को ढूंढने की। इवन यांग फे इंडियन कंट्री के अंदर जब वो वहाँ के कुछ बड़े लोगों से ऑफिशियल से बात करता था तो उनसे मिलने मिलाप के अंदर या फिर थोड़ी बहुत घूसखोरी रिश्वतखोरी या फिर उनको थोड़ा ऊपर नीचे का पैसा देने में लू फेंग के काफी सारे मिलियन मेरिट पॉइंट्स वो गवा चुका था। तो उसके बाद भी उसका काम नहीं बना था। इवन उसने कुछ विजिट्स एशियन कंट्री ऑफ थंडर के गॉड किंग्स को भी दी थी। जो गॉड किंग जियायन होती है उसने लू फेंग की इस चीज में मदद की थी। तो उसने लू फेंग को कहा था कि लू फेंग को लगभग 650 मिलियन मेरिट पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी अगर वो एक कंप्लीट हुनियान ब्लड लाइन की क्रीचर को चाहता है, वो चाहे उस चीज के रॉ मटेरियल्स को लेना चाहे या कुछ भी। क्योंकि थंडर एशियन कंट्री के अंदर भी ये सारे जो लॉज है इन सब चीजों के लिए वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट। क्रीचर के छोटे मोटे बॉडी के किसी हिस्से को भी इधर उधर बेचना हो तो ये काम भी लिटरली काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इस लेवल के जो क्रिएचर्स होते हैं उनकी जो देखभाल होते हैं वो खुद मोनार्क लेवल के वॉरियर्स करते हैं। लगभग 100 ऑफ ईयर्स से रिकॉग्निशन पवेलियन के अंदर काफी सारे छोटे मोटे मिशन कर रहा था, के कारण जो लू फेंग था उसके पास थोड़े मोटे पैसे इकट्ठा हो चुके थे। यानी कि कुल मिला के अभी तक लू फेंग ने 10 से ज्यादा मिशन के अंदर काम किया था। अभी उसके पास 500 मिलियन से ज्यादा मेरिट पॉइंट्स थे, उसमें से भी 100 मिलियन मेरिट पॉइंट उसे वर्ल्ड बीट तिलस्मान के लिए बचा के रखनी थी एंड उसके पास बचे हुए जो 400 मिलियन मेरिट पॉइंट्स है उसे लग रहा था कि वो अभी भी काफी तक कम है। इसलिए उसने इस प्लान को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया था कि जब तक उसके पास सफिशिएंट पैसे नहीं आते तब तक वो इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा। लेकिन वही उसका काम अभी ऑलरेडी हो चुका था। ब्लैक फायर डीमन लॉर्ड कहता मैं तुम्हें एक चीज पहले ही क्लियर कर दूं, जैसे कि तुमने मुझे बोला था मेरे पास बस 1/10 क्रॉप्स है, वो इनफ नहीं होगा अगर तुम पूरी की पूरी ओरिजिनल ब्लड लाइन को कम्प्लीटली एक्सट्रैक्ट करना चाहो तो। गाइस ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये सारे जो क्रॉप्स होते हैं बस रिफाइन करने के लिए चाहिए होता है, ओरिजिनल ब्लड लाइन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। बट लू फेंग को इन सब चीजों कोई काम नहीं था, उसे बस ये क्रॉप्स स्टडी के लिए चाहिए थे। फेंग कहता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जितना मुझे प्रोवाइड कर सकते हो उतना मेरे लिए बहुत है। लू फेंग से कहता है तो मुझसे ये नहीं पूछोगे कि ये जो 1/10 पीस है डेड बॉडी का ये कहाँ से आया है? लू फेंग कहता है नहीं, तुम बस मुझे ये डेड बॉडी भेज दो। ब्लैक फायर डीमन लॉर्ड कहता है ठीक है, मैं जल्दी तुमसे हुयान सिटी के अंदर मिलूंगा जहाँ पे मैं तुम्हें इस डेड बॉडी का टुकड़ा दे दूंगा। इस बंदे के पास भी टुकड़ा ही होता है, यानी कि पूरी डेड बॉडी का 1/10 हिस्सा एंड लू फेंग को बस 1/10 हिस्सा ही चाहिए था। टाइम के बाद हम लोग को हुयांग सिटी के अंदर सिटी लॉर्ड मेंशन देखने के लिए मिलता है। आसमान से एक फिगर आता है जो कि और कोई नहीं ब्लैक फायर डीमन लॉर्ड था। लू फेंग उसे सिटी लॉर्ड मेंशन के अंदर लेके जाता है। यहाँ पे एक टेबल के पर ये जो बंदा होता है ये अपने हाथों को वेव करता है एंड तभी नीचे एक पाउच गिर जाता है जो कि एक क्लॉथ से कवर था। लू फेंग उस क्लॉथ के आर पार देखता है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा सा डीप स्पेस महसूस होता है। उस डीप स्पेस के अंदर एक बहुत बड़ी सी पूंछ पड़ी हुई थी एंड ये जो बड़ी सी पूंछ थी ये लगभग मिलियंस ऑफ किलोमीटर लंबी चौड़ी थी। देखा जाए तो ये एक कंप्लीट पूंछ थी, पूरी की पूरी एक आखी पूंछ। लू फेंग खुश हो जाता है जिसके बाद वो अपने हाथों को वेव करता है एंड एक जेड बॉटल टेबल के ऊपर आ जाती है। ब्लैक फायर डीमन लॉर्ड उस जेड बॉटल को देखता है तो थोड़ा सा शॉक होता है कि उसके अंदर
300 मिलियन मेरिट पॉइंट थे। गाइस ये जो पूछ थी इसकी पूरी कीमत 300 मिलियन मेरिट पॉइंट नहीं थी। जो ब्लैकफायर डीमन लॉर्ड था उसने बस एक अंदाजे के साथ कहा था कि उसे इतना पैसा लगेगा, बट लू फेंग ने पूरे के पूरे 300 मिलियन मेरिट पॉइंट्स दे दिए थे। इसके अंदर लगभग 20 से 30 मिलियन क्रेडिट्स एक्स्ट्रा थे। लू फेंग कहता है ये तुम रख लो, इसकी तुम बैठ के दारू पी लेना मस्त मजे से। इस चीज के ऊपर ब्लैकफायर डीमन लॉर्ड कुछ नहीं कहता एंड वो स्माइल कर देता है। बिकॉज वो लू फेंग की पैसे के लिए मदद नहीं कर रहा था एंड उसे 20-30 मिलियन क्रेडिट से भी कोई घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। वो लू फेंग की मदद कर रहा था क्योंकि वो लू फेंग के पोटेंशियल को जानता था। मैं इस बंदे की आपको एक खासियत बता दूं कि ये जो बंदा है लोगों से दोस्ती करने में काफी अच्छा है एंड इसलिए इसके काफी सारे दोस्त है पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर, वरना अभी तक इसका नामो निशान मिट चुका होता ओरिजिन कॉन्टिनेंट से, क्योंकि यांग फेंग एशियन कंट्रीज के पीछे हाथ धो के पड़ा है। इवन इसका सेक्ट भी नहीं होता, बट क्योंकि इसकी काफी अच्छी खासी पहचान है ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर काफी सारे लोगों के साथ, काफी सारे गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स के साथ, इसलिए आज तक जिंदा है। लू फेंग से भी वो बस अपनी पहचान करना चाहता था, उसे वो एक अच्छी दोस्ती करना चाहता था। लू फेंग ऑलरेडी गॉड किंग लेवल के अंदर पहुंचते ही पूरी तरीके से इनविंसिबल हो चुका था। वो सेकंड लेवल के ऊपर पहुंचेगा तो वो इवन एम्परर एंड मोनास को टक्कर दे सकता है, यही सभी लोगों का कहना था। इसलिए वो डेफिनेटली लू फेंग के एक गुड टर्म्स के अंदर रहना चाहता था। कुछ इसी तरीके से उसने अर्थ गॉड किंग के साथ भी दोस्ती की थी एंड आज उसके पास एक काफी पावरफुल डे कार्ड है कि अर्थ गॉड किंग है, जिसे वो कभी भी अपनी जरूरत पड़ने पे बाहर निकाल सकता है। यही पे ये चैप्टर होता है खत्म एंड मैंने इस चैप्टर को थोड़ा सा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया था कि ये थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि मेरे पास बस एक ही चैप्टर था और आप लोगों ने बोला था कि मैं डेली का एक वीडियो डालूं, तो इसलिए मैंने डाल दिया। तो अभी आप लोगों की बारी है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो एंड जल्दी से जल्दी 10 के सब्सक्राइबर करा दो यार, बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो गया। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो। मैं जानता हूँ कि मैं यूट्यूब के ऊपर बहुत ज्यादा रेगुलर तो नहीं रहता, बट स्टिल जहाँ तक कि मुझे लगता है कि जो मेरी एक्सप्लेनेशन है या फिर जो भी कंटेंट मैं प्रोवाइड करता हूँ वो आप लोगों को पसंद आता है बाकी लोगों के कंपैरिजन के अंदर, बस उसी चीज के लिए सब्सक्राइब कर दो। गाइस सच्ची बता रहा हूँ, सब्सक्राइब करने से मुझे कोई पैसे नहीं मिलते, मुझे पैसे मिलते व्यूज के बेसिस के ऊपर। मैं ज्यादातर अपने वीडियोस के अंदर कभी भी आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता। ये हमेशा से मुझे यही लगता है कि अगर मेरा कंटेंट अच्छा होगा डेफिनेटली उसके ऊपर ज्यादा व्यूज आएंगे, क्योंकि व्यूज के लिए मैं किसी से भी भीख नहीं मांग सकता। वो एक ऐसी चीज है जो आनी होगी तो आएगी, वरना कोई कुछ नहीं कर सकता। रही बात सब्सक्राइबर्स की, तो अब तक मैंने उसकी ज्यादा कुछ नीड्स समझी नहीं थी। अभी मुझे भी लग रहा है कि 3 साल हो चुके हैं चैनल को, तो अभी तक अपने 10 के सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए थे। जल्दी से 10 के सब्सक्राइबर कर दो। तो अगर इसका नया पार्ट अगर कल आ जाता है तो मैं कल वापस से एक नया वीडियो बना दूंगा 10-15 मिनट का, जितने टाइम का बनेगा। इसके अलावा मैं आज एक और वीडियो डालने वाला हूँ सेकंड चैनल के ऊपर, जो कि एक मांगा का वीडियो है, वो भी कुछ 1-आध घंटे का या फिर 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो है। मैं बस एक बार ये कहूंगा कि एक बार उस पूरे वीडियो को देखना, लिए आप 2x के अंदर क्यों ना देखे, बट आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा अगर आप उसको पूरा देखोगे तो। इवन आपको उसके आगे के पार्ट्स को देखने का भी काफी ज्यादा मन करेगा, तो उस वीडियो को पूरा देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एंड चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सेकंड चैनल का, जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो बाय बाय, गुड नाइट।